This is Pankaj Dhiman, faculty member of SBS Law College, Shri Ganganagar. We are studying law of evidence, and now next question is, what is the writing shall only be proved by the writing itself? Discuss there any exceptions to this rule. तो देखिए जनरली यहाँ पे जो बात की जा रही है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और औरल एविडेंस की बात की जा रही है। और अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो फिर आपको उसी डॉक्यूमेंट से जो है उस फैक्ट को प्रूव करना है। मींस कि अगर आपके पास कुछ राइटिंग में है तो आपको उसी राइटिंग से उस चीज़ को प्रूव करना है, औरल एविडेंस उसके रिगार्डिंग नहीं चलेगा। सो बेस्ट एविडेंस क्या होता है? लॉ ऑफ एविडेंस का जो प्रिंसिपल है वो रूल भी यही है कि आपको कोर्ट में बेस्ट एविडेंस देना है। और बेस्ट एविडेंस आपके पास क्या होता है? एक डॉक्यूमेंट एविडेंस जो होता है वो बेस्ट एविडेंस माना जाता है। तो अगर आपको प्रूव करना है कुछ अपना डॉक्यूमेंट तो आप उसको डॉक्यूमेंट से ही प्रूव करेंगे, किसी ऑरल एग्रीमेंट या फिर किसी ऑरल एविडेंस से जो आप उसको प्रूव नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 91 जो है इसी के बारे में यहाँ पे बात करता है। देखिए, when the term of a contract or a grant or any other disposition of the property have been reduced to the form of document, and in all cases in which any matter is required by the law to be reduced to the form of the document, no evidence shall be given in proof of the term of such contract, grant or other disposition of property or of such matter except the document itself or secondary evidence of its document in case in which the secondary evidence is admissible under the provision hereinafter contained। तो यहाँ पे सेक्शन 91 बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलता है कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट की कोई जो टर्म्स होती हैं, आप दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट किया उसकी टर्म जो है, या फिर किसी तरीके की ग्रांट या किस तरीके की प्रॉपर्टी के डिस्पोजिशन में प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र अगर किया गया है किसी भी रिटन डॉक्यूमेंट में और उसको रिड्यूस किया गया है डॉक्यूमेंट में, या फिर लॉ जो है उस डॉक्यूमेंट को चाहता है कि आप उसको रिड्यूस करें राइटिंग में, उसका एक डॉक्यूमेंट बनाएं, तो उससे रिलेटेड अगर कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो उसका एविडेंस जो होगा, उसका जो प्रूफ होगा, वो ही टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन होगा जिसको आपने डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर रखा था, या फिर उसका कोई सेकेंडरी एविडेंस जिसको कोर्ट अगर वहाँ पे मान लेती है। तो देखिए यहाँ पे सेक्शन 91 जो है यही बात बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट है किसी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिख रखी हैं, ग्रांट है या फिर किसी तरीके डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है, और उस डॉक्यूमेंट को आपने इन राइटिंग में रिड्यूस कर रखा है, आपने उसकी सारी टर्म एंड कंडीशन लिख रखी है, डॉक्यूमेंट बना दिया है, या फिर लॉ आपसे रिक्वायर्ड करता है उस डॉक्यूमेंट को कि आप जो है उसको उस कॉन्ट्रैक्ट की या उस ग्रांट की या उस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की जितने भी टर्म्स हैं उनको जो है रिड्यूस करें राइटिंग में, उसको जो है लिखें वहाँ पे। और कल को फिर अगर उस डॉक्यूमेंट से उस कॉन्ट्रैक्ट, उस ग्रांट या उस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड को डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो आपको वही डॉक्यूमेंट कोर्ट में प्रोड्यूस करना है एज अ प्रूफ। आप उसका कोई भी ऑरल एविडेंस वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। यही आपको सेक्शन 91 बताता है। देखिए, हमारी लाइफ में बड़े सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे हमें उनको जो है उन डॉक्यूमेंट को जो है उसको जो टर्म एंड कंडीशन होती हैं उसको आपने रिड्यूस करना होता है डॉक्यूमेंट में, उसका डॉक्यूमेंट बनाना होता है, उसको रजिस्टर्ड करना होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहाँ पे उसको ना तो राइटिंग में रिड्यूस करना ज़रूरी है, ना ही उनको जो है रजिस्टर्ड करना ज़रूरी है। जैसे मैं अपना एक फ़ोन भेज देता हूँ किसी को, हमारी टर्म एंड कंडीशन आपस में जो है क्लियर है, और मैं अपना फ़ोन किसी को दे रहा हूँ, उसके बदले में पैसे ले रहा हूँ, तो ये एक ऑरल एग्रीमेंट बना। और यहाँ पे लॉ आपको किसी तरीके से बाइंड नहीं करता है कि आप जो है इसको डॉक्यूमेंट में रिड्यूस करें या इसका जो है कोई वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट वहाँ पे बनाएं। लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ ऐसे प्रॉपर्टी जैसे सेल हो गया, गिफ्ट हो गया, मॉर्गेज हो गया, अगर इस तरीके की अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं उस कंडीशन में आपको उस डॉक्यूमेंट को रिड्यूस इन राइटिंग करना ज़रूरी होता है। और अगर वहाँ पे उस डॉक्यूमेंट को अगर आपने रिड्यूस इन राइटिंग या फिर उसका डॉक्यूमेंट बनाया है तो कल को फिर अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको उसी डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करना है। उससे रिलेटेड जो ऑरल एग्रीमेंट आपके हुए थे उसको करने के टाइम पे वो जो है इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। ये सेक्शन 91 आपको यहाँ पे बताता है। तो सिंपल सा एक आपके पास सेक्शन 91 है। देखिए, दस इट इज़ क्लियर दैट द वेयर एनी कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिड्यूस टू द डॉक्यूमेंट
there it must be proved by the presentation of that document only. No oral evidence will be given in the respect. तो यहाँ पे भी क्लियर है आपके सामने कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की है और उसको सभी टर्म एंड उसकी सब टर्म एंड कंडीशन को आपने डॉक्यूमेंट में रिड्यूस किया है, तो जब उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो अगर आप उसको प्रूव करना चाहते हैं तो उसी डॉक्यूमेंट से प्रूव करेंगे, उसका कोई ऑरल एविडेंस वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। इलिस्ट्रेशन आपके पास, इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल लेटर्स ऑल द लेटर्स इन विच द कंटेन मस्ट बी प्रूव्ड। अगर कोई जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो बना है सिंपल लेटर्स जो है पहले यहाँ वहाँ दिए गए हैं, पहले ऑफर दिया गया, फिर उसकी एक्सेप्टेंस हुई, फिर वहाँ पे कंसिडरेशन दिए गए, तो बड़े सारे लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं टू वन पार्टी टू अनदर पार्टी टू फॉर्मिंग दैट कॉन्ट्रैक्ट। तो उस कंडीशन में वो सारे लेटर्स जो है वो प्रूव करने पड़ेंगे। सिमिलरली इफ़ अ कॉन्ट्रैक्ट इज इंक्लूड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, द बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी प्रूव्ड। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑन द बिल बेसिस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बना है तो आपको बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उसको प्रूव करना जरूरी है। विद देयर इज अ मोर देन वन ओरिजिनल देयर ओनली वन ओरिजिनल नीड टू बी प्रूव्ड। अगर वहाँ पे दो डॉक्यूमेंट आपके पास ओरिजिनल हैं तो उनमें से कोई एक प्रूव कर दीजिए, वो चल जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन अ सेट ऑफ थ्री, तीन बिल ऑफ एक्सचेंज जो है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बनाए गए तो उनमें से कोई एक आप प्रूव कर सकते हैं। ये सारे एग्जांपल यहाँ पे, लेकिन आपको जो है वो डॉक्यूमेंट ही प्रूव करना है कोर्ट में, ना कि उससे रिलेटेड कोई ऑरल आपको एविडेंस वहाँ पे देना है। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बेस्ट एविडेंस होता है तो वही चलेगा, उस पर किसी तरीके का कोई ऑरल एविडेंस नहीं चलेगा अगर आपने उस डॉक्यूमेंट को रिड्यूस्ड इन द डॉक्यूमेंट कर रखा है। लेकिन इस सेक्शन 91 के दो जो है एक्सेप्शन भी यहाँ पे दिए गए हैं। सेक्शन 91 क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूड ऑरल एविडेंस फ्रॉम द प्रोवाइड प्रूविंग द टर्म ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो इन दो कंडीशन में जो है ऑरल एविडेंस जो है दिया जा सकता है। पहली सिचुएशन व्हेन एनी कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिड्यूस्ड, सॉरी यहाँ पे ये बताया गया है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल एविडेंस। तो किस कंडीशन में सेक्शन 91 आपको क्लियर करता है कि इन कंडीशन में जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दिया जाएगा, ऑरल एविडेंस यहाँ पे नहीं होगा। अगर सेक्शन 91 को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया गया है, एनी कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट ऑफ अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई ग्रांट या कोई प्रॉपर्टी की डिस्पोजिशन जो है उसको डॉक्यूमेंट में रिड्यूस कर रखा है, एनी मैटर इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, या फिर वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट जिसको आप रिड्यूस इन राइटिंग कर रहे हैं या उस टर्म एंड कंडीशन को, उस कॉन्ट्रैक्ट को, डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को या ग्रांट को आप रिड्यूस इन राइटिंग कर रहे हैं, वो लॉ आपसे चाहता है कि वो जो है डॉक्यूमेंट में ही बने। जिस तरीके की सेल और मॉर्गेज डीड होती हैं वो हमेशा आपको चाहिए कि आप वो उनको जो है रिड्यूस इन डॉक्यूमेंट ही करें। सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल, और उस कंडीशन में फिर उसका जो है सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिसिबल हो सकता है। तो अगर कोर्ट ने उसका सेकेंडरी एविडेंस भी एडमिट कर लिया है तो फिर आप जो है पे ऑरल एविडेंस वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। दिस इज दस दिस सेक्शन अप्लाइज टू द बोथ टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, वन विच वॉलंटरी रिड्यूस टू द राइटिंग एंड अदर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी रिड्यूस इन राइटिंग, ट्रांसफर फिक्स एसेट्स एक्ससीडिंग द ₹100। तो यहाँ पे क्लियर किया गया है कि ये जो सेक्शन 91 है दो तरीके के ट्रांजेक्शन की बात करता है। एक तो आप वॉलंटरली जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट या ग्रांट को या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी को जो है खुद अपनी इच्छा से उसको रिड्यूस इन डॉक्यूमेंट करते हैं, या फिर आपसे लॉ रिक्वायर करता है कि आप उसको जो है डॉक्यूमेंट में रिड्यूस करें। जैसे कोई भी आप एसेट जो संपत्ति होती है जो ₹100 से ऊपर की होती है उसको जरूरी होता है कि आप उसका जो है डॉक्यूमेंट बनाएं, उसको रजिस्टर्ड कराएं। जैसे सेल है, गिफ्ट है, इस तरीके की जो मॉर्गेज डीज है वहाँ पे आप जो है हमेशा उनको रिड्यूस इन राइटिंग ही करते हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड कल को कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, वो ओरिजिनल सेल डीड, वो ओरिजिनल मॉर्गेज डीड या ओरिजिनल गिफ्ट डीड ही आपको वो प्रोड्यूस करनी होती है। यही कोर्ट आपको बताती है। रतन लाल बसी हरिशंकर AI 1980 का केस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट डिड नॉट एडमिट द ऑरल एविडेंस इन पार्टीशन। तो पार्टीशन के केसेस में ऑरल एविडेंस जो कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, यहाँ पे यही बताया गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास इस चीज़ के दो एविडेंस, दो जो है आपके पास यहाँ पे एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देख लीजिए सेक्शन 91 के 2 एक्सेप्शंस हैं जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का जो है एक ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग एंड व्हेन इट शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज़ एक्टेड एज एन सच ऑफिसर, द राइटिंग बाय विच ही इज़ अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूव। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसर की बात की है, पब्लिक ऑफिसर की बात की है। अगर किसी लॉ के थ्रू जो है उसकी अपॉइंटमेंट इन राइटिंग हुई है
तो कल को जब वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करेगा और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको जो है वो अपनी जो अपॉइंटमेंट जो राइटिंग में हुई है उसको बताना जरूरी नहीं है। जब उसने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया तो ये प्रूव्ड होगा कि उसकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे हुई है। तो पब्लिक ऑफिसर के केसेस में उसको अपनी वो रिटन अपॉइंटमेंट को बताना जरूरी नहीं है। अगर कल को उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन कोर्ट में जाता है तो जब उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है तो ये माना जाएगा कि उसकी एक रिटन अपॉइंटमेंट हुई है, तो उसका वो ऑरल एविडेंस दे सकता है क्योंकि वो काम कर रहा है। इट मीन्स कि वो अपॉइंटेड है। बिल एडमिटेड टू द प्रोबेट इन इंडिया विल मे बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। तो विल के केसेस में भी जो है यहाँ पे ऑरल एविडेंस जो है दिया जा सकता है। तो ये दो एक्सेप्शन जो है 91 के यहाँ पे दिए गए हैं। एनी सच रिकॉर्ड और इंस्ट्रूमेंट विच डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट डिस्पोजिशन इज नॉट अफेक्टेड बाय दिस प्रिंसिपल। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट या डिस्पोजिशन के कैटेगरी में नहीं आता है वो इस प्रिंसिपल के अंडर नहीं आएगा, सेक्शन 91 के अंडर नहीं आएगा और उसका ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। तो वही रिकॉर्ड, वही इंस्ट्रूमेंट जो है उनको डॉक्यूमेंट्री आपने प्रूव करना होता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट और डिस्पोजिशन के केसेस में आपके पास जो है आते हैं। जैसे तबोरी शाही वर्सेस झुंझुनवाला AI 1967 सुप्रीम कोर्ट का केस है। It has been held by the Supreme Court that the record to adopt a child is not a contract under Section 91. Hence, the fact of adoption may be proved by any other evidence except the record. तो देखिए, अगर आप किसी बच्चे को जो है अडॉप्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आता है। दैट इज़ नॉट कॉल्ड, हाँ कॉन्ट्रैक्ट की सारी कंडीशन वहाँ पे होती है लेकिन लॉ उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानता है। तो अडॉप्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन क्रिएट होता है तो आप उसको जो है अदर एविडेंस से प्रूव कर सकते हैं, किसी ऑरल एविडेंस से प्रूव वहाँ पे कर सकते हैं। यूसुफ वर्सेस अब्दुल शतर के केसेस में भी यही चीज़ जो है सेम वहाँ पे बोली गई यहाँ पे। तो ये आपके पास एक छोटा क्वेश्चन है जिसमें आपने ये पढ़ा कि जो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है और वो जो है या आपने खुद वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बनाया है या लॉ आपसे रिक्वायर्ड करता है कि आप उस कॉन्ट्रैक्ट का या उस ग्रांट का या किसी डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी का एक जो है डॉक्यूमेंट बनाएं, सारी टर्म एंड कंडीशन को जो है रिड्यूस इन डॉक्यूमेंट करें, तो फिर अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो आपको उसी डॉक्यूमेंट से उसको प्रूव करना है, उसका कोई ऑरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। और इसके एक्सेप्शन आपने देखे, पब्लिक ऑफिसर के केसेस में ये नहीं होता और विल के केसेस में भी ये, विल और वसीयत के केसेस में भी ये नहीं होता है। अब यही जो है इसी सिचुएशन को आगे बढ़ाते हुए आपको बोला गया है, एक्सप्लेन द सिचुएशन विच द ऑरल प्रिवेल्स ओवर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो सिचुएशन बताइए जहाँ पे ऑरल एविडेंस जो होता है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ऊपर होता है, मतलब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद भी उसका आप ऑरल एविडेंस आप दे सकते हो। तो आप ये बता सकते हो कि ये जो सेक्शन 92 जो अगर आगे आप पढ़ोगे, ये सेक्शन 91 का क्या है, एक्सेप्शन यहाँ पे दिया गया है। और एक्सेप्शन में यही चीज़ है कि किस कंडीशन में आपका ऑरल एविडेंस जो है वो प्रिवेल कर जाता है ओवर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वाई द एक्सेप्शन ऑफ द सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आर कंसिडर्ड एज अ स्पाइनल कोड ऑफ द सिविल लिटिगेशन, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट एंड मेंशन द इट्स एक्सेप्शन। तो यही बात आपको यहाँ पे पढ़नी है। तो सेक्शन 92 की वर्डिंग भी अगर आप देखें तो सेम वर्डिंग है, लेकिन वहाँ पे कुछ और जो है चीज़ें जोड़ दी गई हैं और बेसिकली यहाँ पे यही बताया गया है कि कब एक ऑरल एविडेंस जो है वो दिया जा सकता है, इवन तो आपके पास उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी वहाँ पे अवेलेबल है। यही सेक्शन 92 आपको यहाँ पे बताता है। देखिए, इट इज़ वेल इस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ एविडेंस लॉ द बेस्ट एविडेंस मस्ट बी प्रोड्यूस्ड टू प्रूव एनी इफेक्ट इन द सर्कल। ये आपने पहले पढ़ा, एविडेंस लॉ का प्रिंसिपल यही है कि आपको बेस्ट एविडेंस कोर्ट में प्रूव करना है। इन सर्टन सर्कमस्टांसेस सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन। बड़ी सारी ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस भी दिया जा सकता है। जैसे जब 61 आप पढ़ चुके हो, वहाँ बता रखा है कि जब कोर्ट अगर आपके सेकेंडरी एविडेंस को एक्सेप्ट करती है तो फिर वह उस एविडेंस को भी आप दे सकते हो। वेयर एनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल टू द एग्जिस्ट देयर ऑरल एविडेंस में नॉट बी गिवन रिगार्डिंग द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर आपके पास ऑरल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो आप उसका ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, ये अभी आपने पहले पढ़ लिया। बट it may also be mentioned in this way that where any document has been proved by the primary or secondary evidence, then oral agreement between the parties or a legal representative cannot be proved for the contract contradicting, varying, adding or subtracting from this term। तो यहाँ पे यही बात बोली गई सेक्शन 92 में कि अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट जो है
प्रूव कर देते हैं किसी प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस से। प्राइमरी एविडेंस तो कोर्ट में दम मर्जी दिया जा सकता है, सेकेंडरी एविडेंस का कोर्ट एक्सेप्ट कर लेती है। तो उस कंडीशन में आपका ऑरल एग्रीमेंट जो पार्टीज़ के बीच में या लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में हुआ है, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, उस ग्रांट से रिलेटेड, उस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो उस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म को जो है कॉन्ट्राडिक्ट करता है, उसमें कोई चेंजेस करता है या कोई ऐड करता है या सब्सट्रैक्ट करता है, वो जो है कोर्ट नहीं मानेगी। ये यहाँ पे बताया गया है। तो सेक्शन 92 क्या है, इसकी आगे वर्डिंग हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 92 क्या है, सेक्शन 91 को ही आगे बढ़ाया गया है वहाँ पे। व्हेन द टर्म ऑफ एनी सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय द लॉ टू बी रिड्यूस टू द फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट have been proved according to the last section, no evidence of oral agreement or statement shall be admitted as a between the parties to the any instrument or their representative in the interest for the purpose of contradicting, varying, adding और subtracting from its them। तो यहाँ पे यही बात जो है सेक्शन 91 को ही आगे बढ़ाया गया कि अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है उसकी टर्म जो है या ग्रांट या डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी जो है, अगर आपने उसको डॉक्यूमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, डॉक्यूमेंट उसका बना दिया गया है, तो उससे रिलेटेड उस कॉन्ट्रैक्ट या उस ग्रांट या डिस्पोजिशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो पार्टीज़ हैं या फिर पार्टी ने रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट हैं, वो किसी तरीके का एक ऑरल एग्रीमेंट उस कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग जो है कि उससे रिलेटेड उन्होंने कोई कॉन्ट्रडिक्ट किया है या कोई उसमें कोई कंडीशन चेंज की है या एडिंग या सब्सट्रैक्टिंग किया है, वो कोर्ट एक्सेप्ट वहाँ पे नहीं करेगा। तो ऑरल एग्रीमेंट की उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि आपने रिटन में लिख रखा है, उसमें कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग, सब्सट्रैक्टिंग से रिलेटेड कोई भी ऑरल एग्रीमेंट जो है कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे सिर्फ पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेड इन इंटरेस्ट जो होंगे वही जो है उससे रिलेटेड कोई ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते, थर्ड पर्सन कोई भी वहाँ पे दे सकता है। दस सेक्शन 92 प्रोवाइड दैट टर्म ऑफ द एनी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी, नो एविडेंस ऑफ एनी ऑरल एग्रीमेंट शैल बी एडमिटेड फॉर द पर्पस ऑफ उस कॉन्ट्रैक्ट, उस ग्रांट, उस डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि डॉक्यूमेंट, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास है, वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट आपके पास है, उससे रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट है, उससे रिलेटेड कोई भी ऑरल एग्रीमेंट आप एग्रीमेंट नहीं बता सकते कि उस कॉन्ट्रैक्ट में हमने कोई कॉन्ट्राडिक्टिंग की है या कोई वेरिंग की है या कोई एडिंग की है या सब्सट्रैक्टिंग की है। ये आप ऐसा नहीं कर सकते, उससे रिलेटेड कोई भी ऑरल एग्रीमेंट नहीं दे सकते। वेयर अ रजिस्टर्ड पार्टीशन डीड हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड बिटवीन द पार्टीज, देयर any oral agreement or agreement shall not be admitted as evidence which varies its term। तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है कि अगर आपने कोई रजिस्टर्ड पार्टीशन कर रखी है और उसको एग्जीक्यूटेड भी करवा रखा है, दो पार्टीशन इसमें कर रखा है, अब उस जो रजिस्टर्ड पार्टीशन आपके पास है उससे रिलेटेड कोई ऑरल एग्रीमेंट जहाँ पे आप उस पार्टीशन को टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर रहे थे, ऐसा एविडेंस आप नहीं दे सकते हैं, ये यहाँ पे बताया गया है। तो उस अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी की टर्म एंड कंडीशन आपने लिख दी है, उसका डॉक्यूमेंट बना दिया गया है, तो जो टर्म एंड कंडीशन उस डॉक्यूमेंट में लिख रखी हैं उन्हीं को वैलिड माना जाएगा। उससे रिलेटेड जो आपने ऑरल एग्रीमेंट कर रखे हैं उस कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड, और उस ऑरल एग्रीमेंट आपने कोई चेंजेस की या फिर कोई एडिंग की, सब्सट्रैक्टिंग की, कोर्ट इसको नहीं मानेगी, ये यहाँ पे बता रखा है। बट in it is to be kept in mind that it only exclude only the parties and his represented in interest from making oral evidence। विश्वनाथन वर्सेस अब्दुल माजिद के केसेस में बिल्कुल ये क्लियर किया गया कि ये बात ध्यान में रखनी है कि ऑरल एविडेंस सिर्फ जो पार्टीज़ जिन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट या वो कोई ग्रांट या फिर किसी में रिप्रेजेंटेटिव जो है वहाँ पे डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई टर्म एंड कंडीशन जो बनाई है, वही जो है पार्टीज़ और रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट जो है वही ऑरल एविडेंस नहीं दे सकते हैं, बाकी अदर पार्टी जो है वो एविडेंस वहाँ पे दे सकती हैं। ऑल्सो द एविडेंस ऑफ सच ऑरल एग्रीमेंट और स्टेटमेंट में बी गिवन विच डू नॉट अफेक्ट द टर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट। और इस तरीके यहाँ ये भी बताया कि ऑरल एग्रीमेंट जो है ये स्टेटमेंट दी जा सकती है जो कि उस टर्म, उस डॉक्यूमेंट की टर्म को अफेक्ट अगर नहीं करती है। तो अब यहाँ पे यही बताया गया है, इट विल बी प्रॉपर टू मेंशन हियर दैट द मीनिंग ऑफ द प्रिंसिपल प्रोपाउंडेड इन सेक्शन 92 इज नॉट द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस शैल प्रिवील ओवर द oral evidence, both oral as well as the documentary evidence are equal importance having on exist। तो सेक्शन 92 को पढ़ने से ये चल रहा है कि जो है सेक्शन 92 जो है सिर्फ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात नहीं करता और उसको प्रिवेल नहीं करता है, ऑरल एविडेंस को भी वहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस वहाँ पे देता है। अब देखिए सेक्शन 92 के
क्या यहाँ पे एक्सेप्शन दिए गए हैं। सेक्शन 91 और 92 यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अगर आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट की टर्म जो है या ग्रांट से रिलेटेड या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो टर्म है वो रिड्यूस इन डॉक्यूमेंट है तो उससे रिलेटेड कोई ऑरल एविडेंस आप नहीं दे सकते। सेक्शन 92 में आपने यही पढ़ा कि आप जो है कोई एक रिटन डॉक्यूमेंट वहाँ पे बना लेते हैं और उस रिटन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो आप एक ऑरल एग्रीमेंट से बताना चाहते हैं कि उस एग्रीमेंट में कोई चेंजेस हमने की थी या कोई वेरिंग हमने की थी, सब्सट्रैक्टिंग आपने की थी, तो उसको भी कोर्ट यहाँ पे नहीं मानेगा। इट मीन्स कि यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि कोई भी अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है तो उसका कोई भी आप एक ऑरल एविडेंस वहाँ पे नहीं दे सकते हैं। लेकिन इसके एक्सेप्शन जो है यहाँ पे बताए गए हैं कि किस कंडीशन में जो है ऑरल एविडेंस जो होता है वो प्रिविल कर जाता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे। इट मीन्स सिंपल भाषा में बात करें तो कब ये ऑरल एविडेंस जो है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से ज़्यादा जो है एक्सेप्ट किया जा सकता है। देखिए, फैक्ट इनवैलिडेटिंग द कॉन्ट्रैक्ट, तो पहली बात तो ये है कि जिस कंडीशन में डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में जो है डॉक्यूमेंट एविडेंस के ऊपर जो है आप एक ऑरल एविडेंस भी दे सकते हो। पहली कंडीशन क्या है कि फैक्ट इनवैलिडिंग द डॉक्यूमेंट, अगर डॉक्यूमेंट ही वो इनवैलिड है अकॉर्डिंग टू द लॉ या फिर वो डॉक्यूमेंट जो है वो फ्रॉड से, मिस रिप्रेजेंटेशन से या इलीगली या एक्सक्लूजन ऑफ द ड्यू या वांट ऑफ कैपेसिटी से बनाया गया है तो या फिर कंसिडरेशन वहाँ पे नहीं है, इट मीन्स कि वो कॉन्ट्रैक्ट ही सारा क्या है या ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी सारी क्या है वो वहाँ पे इनवैलिड है, उसमें कोई फ्रॉड हुआ है, कोई फेलियर ऑफ कंसिडरेशन है, मिसटेशन ऑफ फैक्ट है, इलीगल है, तो उस कंडीशन में उसका कोई ऑरल एविडेंस वहाँ पे दिया जा सकता है। तो पहली सिंपल सी कंडीशन आप याद रखिए कि उस कंडीशन में एक ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पे जब वो जो सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है या वो ग्रांट जो है डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो सारा ही क्या है इलीगल है, जो है उसमें जो है पार्टी की कैपेसिटी नहीं थी, कंसिडरेशन नहीं था, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं था, तो उस कंडीशन में ऐसा किया जा सकता है। मुश्ताक अहमद वसीम मू शाफी ए आर 1983 के केसेस में यही बोला गया। इट हैज़ बीन सेड दैट एनी सच फैक्ट मे बी प्रूव्ड विच इनवैलिडेट द डॉक्यूमेंट और इंटाइल्स entitles any person to any decree or order. Validity of such document may be challenged on the several grounds like fraud, intimidation, lack of consideration, failure, mistake of fact law। तो अगर कोई डॉक्यूमेंट जो है चैलेंज किया जाता है कि वो डॉक्यूमेंट ही जो है क्या है ऑन द बेसिस फ्रॉड, इंटिमिडेशन, लैक ऑफ कंसिडरेशन बनाया गया है तो उससे रिलेटेड फिर आप कोई भी ऑरल एविडेंस भी वहाँ पे दे सकते हो। सिंपल सी बात यहाँ पे है। सच मैटर ओवर विच डॉक्यूमेंट इज साइलेंट, अगर कोई ऐसा टर्म जो है उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो है उस डॉक्यूमेंट में लिख नहीं रखी है, मतलब कोई डॉक्यूमेंट बना है और वहाँ पे कोई टर्म जो है उसको उस पर वो साइलेंट है, उस पर कोई भी बात वहाँ पे नहीं की गई है तो उस रिटन डॉक्यूमेंट का कोई भी फिर ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। जैसे अकॉर्डिंग टू द सेकंड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 92 द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट एज टू द एनी मैटर इन विच द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज़ नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म मे बी प्रूव्ड। अगर आपने कोई एक रिटर्न एग्रीमेंट किया लेकिन उसमें कोई टर्म जो थी उसके बारे में आपने कोई भी सहमति वहाँ पे नहीं, लेकिन उससे रिलेटेड आपके पास एक ऑरल एग्रीमेंट हो रखा था, आपने आपस में बात करके उस टर्म को क्लियर कर रखा था, लेकिन आपने उस टर्म्स को जो है उस डॉक्यूमेंट के अंदर नहीं लिख रखा था, तो उस कंडीशन में आप उसको कोर्ट में प्रूव कर सकते हो अगर वो टर्म साइलेंट है, उसके बारे में कुछ भी वहाँ पे नहीं बोला गया है उस डॉक्यूमेंट के अंदर। अ हॉर्स वॉज सोल्ड बाय द रिटन एग्रीमेंट, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है कि अगर एक घोड़ा जो है एक रिटन एग्रीमेंट के थ्रू जो है बेचा गया वहाँ पे एंड द एग्रीमेंट डिड नॉट स्पीक एनीथिंग अबाउट द साउंडनेस ऑफ द हॉर्स, लेकिन उस एग्रीमेंट में उस घोड़े की जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में कुछ नहीं बोला गया। एंड ऑरल गारंटी एज टू द हेल्थ ऑफ द हॉर्स वाज गिवन, लेकिन उससे रिलेटेड एक ऑरल गारंटी जो है पार्टीज ने दूसरी पार्टी को दी थी। एविडेंस में बी गिवन इन रिस्पेक्ट इंडियन टेक्सटाइल कंपनी वर्सेस कन्हैया लाल ए 1959 के केसेस में ये बोला गया कि उससे रिलेटेड फिर जो है यहाँ पे एक ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक रिटर्न एग्रीमेंट था और उस रिटर्न एग्रीमेंट में घोड़े की को खरीदा जाएगा, कितने पैसे में खरीदा जाएगा, लेन देन कैसे होगा, वो सारा क्लियर था, लेकिन उसकी हेल्थ के बारे में नहीं बता रखा था। लेकिन एक ऑरल एग्रीमेंट उनके बीच में हुआ था कि घोड़ा जो है ठीक है, अच्छी हेल्थ है उसकी, तो इससे रिलेटेड एक ऑरल एविडेंस वहाँ पे दिया जा सकता है। Similarly, if the document of the loan did not describe about the interest, then the oral evidence in respect of the interest can be given.
हरिदास वसी रणछोड़दास AI 1920 पे भी काउंसिल ने डिसाइड किया था। इस केस में ये बोला गया कि अगर कोई डॉक्यूमेंट है जहाँ पे लोन एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया, लेकिन इंटरेस्ट रेट वहाँ पे डिसाइड नहीं की गई और उससे रिलेटेड एक जो है उनके पास एक ऑरल एग्रीमेंट था कि 10% की इंटरेस्ट रेट होगी, तो इस बात को जो है एक ऑरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है, ये यहाँ पे बताया गया है। तीसरी बात यहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट। कंडीशन प्रेसिडेंस क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द थर्ड प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 82, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट constituting a condition precedent to the attaching of the obligation under such contract, grant or disposition of property may be proved। अगर उस कॉन्ट्रैक्ट या उस ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी का एक रिटन डॉक्यूमेंट बनाने से पहले एक कंडीशन वहाँ पे रखी गई थी, तो उस कंडीशन को, और वो एक ऑरल कंडीशन थी, दोनों पार्टीज़ के बीच में एक ऑरल एग्रीमेंट था, तो वो भी जो है बाद में प्रूव किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल है आपके पास, promissory note describe that the amount shall be paid on demand and it will be orally agreed between the parties that the demand will shall not be made for the 5 year। एक promissory note वहाँ पे पहले ही बना और उस promissory note में ये लिखा गया था कि जो पेमेंट की जो डिमांड होगी वो 5 साल से पहले नहीं की जा सकेगी। उसके बाद फिर उन्होंने आपस में जो है लोन वहाँ पे ले लिया, ठीक है जी, वहाँ पे लोन उन्होंने ले लिया और उसमें प्रॉमिस उन्होंने पहले ही कर लिया था कि 5 साल तक कोई भी डिमांड जो है लोन की नहीं होगी। अब उसके बाद उन्होंने जो है वहाँ पे जो है वो लोन से रिलेटेड जो है एग्रीमेंट वहाँ पे कर लिया, उसको राइटिंग लिख दिया। अब ये जो है कंडीशन पहले थी और ये कंडीशन जो है उस डॉक्यूमेंट में नहीं लिख रखी है, तो इस कंडीशन को जो कि पहले जो थी इसको भी आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हो। कंडीशन प्रेसिडेंट मीन्स सच कंडीशन ऑफ द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ विच शैल नॉट इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर जो है वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में इस कंडीशन को नहीं लिख रखा है, लेकिन इस कंडीशन के बेसिस पे वो सारा कॉन्ट्रैक्ट बना है, जो कि एक ऑरल एग्रीमेंट था दोनों पार्टीज के बीच में कि 5 साल तक जो है लोन की रीपेमेंट की कोई भी बात नहीं होगी। तो इसको जो है आप एक ऑरल एविडेंस से बाद में प्रूव कर सकते हैं अगर उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट आता है तो। रिसेंट और मॉडिफिकेशन, ये सिंपल सी बात है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में उस डॉक्यूमेंट में बाद में जो आपके पास रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें किसी तरीके की उस कॉन्ट्रैक्ट और ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी तरीके की कोई सब्सिक्वेंट चेंजेस उसमें करते हो, तो वो सब्सिक्वेंट चेंजेस अगर आपने जो है ऑरल एग्रीमेंट के थ्रू की है तो उसको भी कोर्ट में बाद में जो है ऑरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ऑरल एग्रीमेंट टू रिसेंड और मॉडिफिकेशन सच कॉन्ट्रैक्ट में किसी तरीके की मॉडिफिकेशन आप करते हैं ग्रांट या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड मे बी प्रूव्ड एक्सेप्ट in cases in which such contract grant disposition of property is by law required to be in writing or has been registered adding to the law in the force that time to be registration of the document। तो देखिए यहाँ पे वही बात लिखी है कि अगर कोई आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट है ग्रांट एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी है जिसको आपने जो है जो है लॉ के थ्रू जो है रिक्वायर्ड नहीं थी उसको जो है उसका रजिस्ट्रेशन कराना या राइटिंग में लिखना, और आपने वो खुद किया है और उस पे बाद में आप जो है वहाँ पे कोई भी रिटन एग्रीमेंट उसके रिगार्डिंग कर ले ऑरल एग्रीमेंट कर लेते हो उसकी मॉडिफिकेशन से रिलेटेड, तो फिर वो जो है अगर कोई डिस्प्यूट होता है फिर उस कॉन्ट्रैक्ट ग्रांट एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड तो एक ऑरल एविडेंस आप दे सकते हो। 10 इफ़ एनी ऑरल एग्रीमेंट मॉडिफाई एनी डॉक्यूमेंट, अगर कोई ऑरल एग्रीमेंट उस डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करता है तो ऑरल एविडेंस जो है उस एग्रीमेंट के रिगार्डिंग दिया जा सकता है। नेक्स्ट आपके पास कस्टम और यूसेज। देखिए कई बार कस्टमर यूसेज भी ऐसे होते हैं, वहाँ पे बड़ी सारी उस रिटन डॉक्यूमेंट में उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ग्रांट से रिलेटेड या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बड़ी सारी टर्म्स होती हैं जो कि कस्टम और यूसेज के हिसाब से चलती हैं, उसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता। हर एक एरिया के अपने कस्टमर एंड यूसेज होती हैं और उसको कई बार मेंशन करना जरूरी नहीं होता। अगर वो मेंशन ना भी हो तो भी काम चल जाता है और उससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ का कस्टम और यूसेज देखा जाएगा कि उस टर्म एंड कंडीशन को उस सिचुएशन में उस लोकल एरिया में किस तरीके से लिया जाता है, तो उस तरीके से आप ये कर सकते हो। सेक्शन 90 एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट नॉट एक्सप्रेसली मेंशन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली अनेक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट टू द दैट द डिस्क्रिप्शन मे बी प्रूव्ड। तो बड़े सारे ऐसे एग्रीमेंट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो रिड्यूस इन राइटिंग होते हैं, वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं वो यूसेज के हिसाब से चलती हैं, उनको डिस्क्राइब करना जरूरी नहीं होता है, और अगर इससे रिलेटेड कोई डिस्प्यूट होता है तो फिर आप ऑरल एविडेंस वहाँ पे दे सकते हो। जनरली ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट्स आर अंडर द कस्टमर यूसेज। बड़े सारे ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं, मार्केट जो होती है वो कस्टमर यूसेज के हिसाब से चलती है, बट सच कस्टमर यूसेज हैज़ बीन नॉट बीन मेंशन इन द डॉक्यूमेंट बिकॉज दे आर नॉट इन द नॉलेज ऑफ द
एवरीबडी एंड बिकम पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। लेकिन वो ऐसे कस्टमर यूसेज होते हैं जिसके बारे में जनरली दोनों पार्टीज को पता नहीं रहता है और डॉक्यूमेंट में वो मेंशन भी नहीं की जाती। हैंस द एविडेंस रिगार्डिंग सच यूसेज और कस्टम अफेक्टिंग द अकाउंट में बी गिवन। तो इससे रिलेटेड जो है और एविडेंस दिए जा सकते हैं। यहाँ पे केस लॉ दे रखा है, विजय कृष्ण वर्सेस NB शुगर मिल्स कंपनी का केस है। डिलीवरी ऑफ द सोल्ड गुड्स वाज अंडर द क्वेश्चन। यहाँ पे जो गुड्स है उसका उसकी जो बेची जा चुकी है उसकी डिलीवरी हुई या नहीं, ये क्वेश्चन था। कॉन्ट्रैक्ट डिड नॉट मेंशन दैट हु शैल परफॉर्म इट एंड हाउ शैल बी द गुड बी ट्रांसफर्ड। क्वेश्चन ये कॉन्ट्रैक्ट में ये नहीं बता रखा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होगा और गुड को कैसे ट्रांसफ़र किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाएगा। द कस्टम वॉज गुड शैल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द रेलवे। और वहाँ पे ऐसा कस्टम था कि कोई गुड अगर किसी दूसरी पार्टी को ट्रांसपोर्ट करनी है तो वो रेलवे से ही की जाती थी। एंड इट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द सेलर, और सेलर ने भी ऐसा ही किया था। परमिशन टू प्रूव दिस कस्टम वाज गिवन। तो यहाँ पे इस कस्टम को प्रूव करने का परमिशन वहाँ पे दे दी गई। हालांकि एग्रीमेंट में किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होगा उस गुड का नहीं बता रखा था, लेकिन वहाँ पर कस्टम ये था कि हमेशा रेलवे के थ्रू उसको जो है किसी भी माल को जो है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द अदर पार्टी। तो कोर्ट ने परमिट किया कि आप जो है इस कस्टम को प्रूव कर सकते हो किसी और एविडेंस से, ये यहाँ पे बताया गया। रिलेशन ऑफ फैक्ट विद द लैंग्वेज। अब अगर देखिए सिंपल सी बात यहाँ पे है कि उस डॉक्यूमेंट में जो है वहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड कोई या फैक्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, लैंग्वेज क्लियर नहीं है उस डॉक्यूमेंट की, तो वहाँ पे आप उसका ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। वेयर इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम द डॉक्यूमेंट दैट वेदर इट इज़ मॉर्गेज और लीज, द ऑरल एविडेंस में बी गिवन टू द स्पेसिफाई। हत्तिका वर्सेस P पद्मनाभन AI 1994 केरला केस है। इसमें ये बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पे बताया गया कि अगर उस डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज क्लियर नहीं है, लैंग्वेज से पता नहीं चल रहा है कि पार्टीज़ वहाँ की उनकी पार्टीज़ की टर्म एंड कंडीशन क्या है या उस पूरे डॉक्यूमेंट का सब्जेक्ट मैटर क्या है, तो उसका आप ऑरल एविडेंस दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, डॉक्यूमेंट से क्लियर नहीं हो पा रहा कि एक मॉर्गेज है या लीज़ है, तो उसका ऑरल एविडेंस दिया जा सकता है कि क्या एक वो ऑरल एविडेंस कि आप उसको जो है किसी पर्सन की टेस्टिमोनी से भी कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। तो यही यहाँ पे बताया गया कि अगर लैंग्वेज में दिक्कत है तो फिर आप उसका ओरल एविडेंस वहाँ पे दे सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन है सेक्शन 91 92। होपफुली आपको क्लियर होगा। थैंक यू सो मच।